We are on chapter 70. एक्चुअली जो इंडेक्स है वहाँ का जो नंबर है और यहाँ पे वो मैच नहीं होते हैं. सो when I say the chapter's number, it is not according to the index. It is according to in the book how it gets over. Okay. So chapter 70 से start करते हैं. अभी जैसे हमने प्रीवियसली मतलब जो रत्न हम देख रहे हैं उसमें हमने हीरा देखा, वज्र, फिर मुक्ता देखा माने पर्ल. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी पद्मराग. ओके, दैट इज रूबी. जस्ट पिक्चर. I hope you can see the ruby. तो ये है पद्मराग के. अभी हम इसके देखेंगे विविध लक्षण और उसकी परीक्षा विधि, मतलब कैसे उसको जाना जा सकता है. तो ये जो पद्मराग है वो एक हाई क्वालिटी का, वी कॉल इट रूबी, राइट. तो रूबी है, इसको मानिक भी बोलते हैं. तो ये एक प्रेशियस क्रिम्सन कलर का जेम है. ओके. एंड इट इज सेड दैट इट इज एसोसिएटेड विद द सन. तो सूत जी ने कहा, भगवान भास्कर जब महामहिम दैत्यराज बलासुर के उस श्रेष्ठ रत्न बीज रूप शरीर के रक्त को लेकर स्वच्छ नीले आकाश मार्ग से देवलोकों को जा रहे थे, उसी समय निरंतर देवों पर विजय प्राप्त करने से अहंकार में भरे हुए लंकाधिपति रावण आकार आकार बलात् उनको शत्रु के समान आधे मार्ग में रोक लिया. फिर भाववश सूर्य ने बलासुर के रत्न बीज रूपी रक्त को लंका देश की एक श्रेष्ठ नदी के जल में छोड़ दिया, जो उस देश की सुंदर रमणियों के कांतिमय नितंबों की प्रतीक्षा या से झिलमिलाते हुए अगाध जल से परिपूर्ण तथा सुपारी की वृक्ष पंक्तियों से आच्छादित अपने दोनों तटों से सुशोभित हो रही थी. गंगा के समान पवित्र एवं उत्तम फलों को प्रदान करने में सक्षम उन नदी का नाम रावण गंगा प्रसिद्ध हो गया. बालासुर के रत्न बीज रूपी रक्त के गिरने से उस नदी के तट पर उसी समय से रात्रि में रत्न राशियां स्वयं आकार एकत्रित होने लगी. अतएव नदी का अंतर्भाग एवं बाह्य भाग सैकड़ों स्वर्ण बाणों के समान अपनी प्रभा को बिखरने में समर्थ रत्नों से प्रतिभासित होने लगा. उस रावण गंगा के दोनों तट सदैव रत्नों की उज्जवल प्रभा से सुशोभित रहते हैं. उसके जल में उत्पन्न पद्मराग नामक रत्न सौगंधित, दैट इज शापमाल विकसित होने वाला श्वेत माल विंदज, दैट इज रत्न विशेष तथा स्फटिक रत्नों के प्रधान गुणों को धारण करते हैं. उनका स्वरूप बंदूक पुष्प गुज्जाफल, मतलब ये नाम दिए गए हैं. बंदूक पुष्प इज नाउडेज विच यू हैव इंसुलिन प्लांट, वो है. फिर गुज्जा फल है. फिर विरब हुटी है. ये जो माइट होता है,
बीटल जैसे ना छोटे छोटे वो रेड माइट्स होते हैं, रेड वेलवेट माइट्स जो मानसून में आते हैं वो। फिर वीर बहुटी कीट तथा जवा कुसुम। जवा कुसुम एक फूल है जो जिसका नाम व्हाट इज दैट, हम बालों को लगाते हैं, हिबिस्कस। तो हिबिस्कस है। फिर अष्टक मतलब कुमकुम, ये वर्णों की कांतियों से सुशोभित रहता है। कुछ पद्मराग दाडिम बीज के मतलब पोमोग्रेनेट बीज के आभा से संपन्न तथा कुछ किंशुक मतलब पलाश के पुष्प के समान रक्तवर्ण की कांति से युक्त रहते हैं। सिंदूर, रक्तकमल, नीलोपल, कुमकुम और लाक्षारस के समान रंग वाले भी पद्मराग होते हैं। गहरा वर्ण होने पर भी उन पद्मराग रत्नों में स्फुरित शोभा संपन्न कांतियां सुंदर आभा को फैलाती रहती है। स्फटिक से उद्धृत पद्मराग सूर्य की किरणों से संपृक्त होकर अपनी रश्मियों के द्वारा दूर रहते हुए भी पार्श्व भागों को अनुरंजित करते हैं। कुछ रत्न कुसुम्भ वर्ण एवं नील वर्ण की मिश्रित आभा से संपन्न रहते हैं, तो कुछ रक्तों को वर्ण नए विकसित कमल के सदृश शोभा को धारण करता है। कुछ रत्न भल्लांतक तथा कष्टकारी पुष्प के समान कांति प्राप्त करने वाले हैं, और कुछ रत्न हिंगुल अर्थात हिंग वृक्ष के पुष्पों की शोभा से सुशोभित रहते हैं। कतिपय रत्नों का वर्ण चकोर, पुंस्कोलित, पुंस्कोकिल तथा सारस पक्षियों के नेत्रों के समान होता है। आपने सारस पक्षी अगर देखे हैं, उनके नेत्र का कलर जो है वो आ, कुछ रत्न कुमुद पुष्प के सदृश होते हैं। प्राय गुण प्रभाव, शारीरिक काठिन्य एवं गुरुत्व में स्फटिकोद्धृत पद्मराग मणियां समान होती हैं। सौगंधिक मणियों से प्रादुर्भूत पद्मराग मणि वर्ण नीले और लाल कमल के समान होता है। कुरविंद से उत्पन्न पद्मराग मणियों में वैसी आभा नहीं होती है जैसी आभा स्फटिक से उद्धृत पद्मराग मणियों में रहती है। अधिकांश मणियों में प्रभा अंतर्निहित होती है, फिर भी वे अपने समस्त पुंजभूत रश्मि प्रभावों से लोगों पर अपना अत्यधिक प्रभाव डालती है। उस रावण गंगा में जो भी कुरविंदक रत्न पाए जाते हैं, वे सभी सघन रक्ता रक्ताभवर्ण तथा स्फटिक प्रभाव वाले होते हैं। उन रत्नों की वर्ण समानता को प्राप्त करने वाले अन्य रत्न आंध्रादिक किसी दूसरे देश में दुर्लभ है। उन स्थानों में जो भी कुरविंदक रत्न प्राप्त होता है, उसका मूल्य इस रावण गंगा नदी से प्राप्त रत्नों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। उसी प्रकार यहाँ पर उत्पन्न स्फटिक मणियों से प्रादुर्भूत पद्मराग की समानता में तुम्बरु देश से प्राप्त होने वाला मणियों का भी मूल्य कम ही माना गया है। वर्णाधिक्य, गुरुता, स्निग्धता, समता, निर्मलता, पारदर्शिता, तेजस्विता एवं महत्ता श्रेष्ठ मणियों का गुण है। जिन मणियों में करकराहट, छिद्र, मल, प्रभाहीनता, परुषता तथा वर्णहीनता होती है, वे सभी जातीय गुणों के रहने पर प्रशस्त नहीं मानी जाती। मतलब कुछ भी अवगुण होंगे तो वो प्रशस्त नहीं मानी जाती, हालांकि वहां से ही उसको ओरिजिन होगा। फिर भी यदि यदि अज्ञातावश कोई मनुष्य ऐसी दोष युक्त मणियों को धारण कर लेता है, तो उनके प्रभाव से उत्पन्न शोक, चिंता, रोग, मृत्यु तथा धनाशादि आपदाएं उसको घेर लेती हैं। तो वो एग्जैक्ट जेम जो है या स्टोन जो है वो पहनना बहुत जरूरी है। थोड़ा भी आपने प्लस माइनस किया तो उसका जो है कुप्रभाव हो सकता है।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं कि बहुत महंगा नहीं मिला अगर आपको, तो फिर वो थोड़ा सा नीचे मतलब अमाउंट वाला हम ले लेते हैं कि चलो ये नहीं तो यही सही। तो एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज वाला लेना बहुत ही जरूरी है। पूर्व कथित श्रेष्ठ मणियों की तुलना में अत्यधिक सौंदर्य संपन्न एवं उनके प्रतिरूप होने पर भी पांच जातियों की मणियों को विजातीय माना गया है, जिनका परीक्षण विद्वान पुरुष को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। कलशपुर, सिंहल, तुम्बरु, मुक्तपाणी, श्री पूर्ण कर्म में उत्पन्न पद्मराग का रावण गंगा से प्राप्त शुभप्रद पद्मराग मणियों से सादृश्य होने पर भी वे विजातीय ही माने गए हैं। तुष सदृश, दैट इज मलिन वर्ण का होने से कलशपुर अल्प ताम्र वर्ण के कारण, तुम्बरु देश कर्ण वर्ण के रहने से, सिंहल नील वर्ण के होने से, मुक्तर तथा कांति विहीन होने से श्री पूर्ण की मणियों में, दैट इज रावण गंगा की मणियों की अपेक्षा विजयातीय रूप होने से ही भेद स्पष्ट होता है। जो पद्मराग ताम्रिका, दैट इज गुज्जा फूल का जो कलर है वो उसके वर्ण को धारण करता है। फिर तूष जो है उसको बोलते हैं बहेड़ा के समान मध्य में पूर्णता से युक्त गोलाकार होता है तथा स्नेह से प्रदीप्त स्वभावतः स्नेहिल होता है और अत्यंत घिसने का कारण कांति विहीन हो जाता है। मस्तक संघर्षण अथवा हाथों की उंगलियों के स्पर्श से जिसका पार्श्व भाग काले हो जाते हैं, हाथ में लेकर बार बार ऊपर की ओर उछालने पर जो मणि प्रत्येक बार एक ही वर्ण को धारण करती है, वह सभी गुणों से युक्त है। मतलब चाहे कुछ भी करो वो मणि को, वो वैसी रहती है, उसकी प्रॉपर्टी वैसा ही दिखता है। तो वह सभी गुणों से युक्त होती है। समान प्रमाण, समान जाति अथवा गुरुत्व धर्म से जो वस्तुओं में तुलना होती है, अतः विशेष रत्न कर से प्राप्त रत्नों की स्वजाति का धारण कर निर्धारण गुरुत्व और गुण धर्म के अनुसार विद्वान व्यक्ति को करना चाहिए। यदि उनमें संदेह उत्पन्न हो जाए तो उनको शान पर चढ़ाकर खरादना चाहिए, खरादना चाहिए। वज्र या कुरुविंदक रत्न को छोड़कर अन्य किसी भी रत्न के द्वारा पद्मराग एवं इंद्रनील मणि में चिन्ह विशेष टंकित नहीं किया जा सकता। जाति विशेष में उत्पन्न सभी मणियां विजातीय नहीं होती है, उनका वर्ण समान होता है, फिर भी उनके पृथक्करण में करण के लिए उनमें विभिन्न भेद बताए गए हैं। गुण युक्त मणि मणि के साथ गुण रहित मणि को धारण नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुषों का पुरुष को कौस्तुभ मणि के साथ मतलब जो ये कौस्तुभ मणि जो विष्णु जी पहनते हैं, वो जो इसमें मिला था समुद्र मंथन में, तो वो मणि के साथ विजातीय मणि मणि को धारण नहीं करना चाहिए। मतलब डिफरेंट काइंड्स जो होते हैं वो। तो विद्वान पुरुषों को कौस्तुभ मनु के मणि के साथ विजातीय, मतलब अगर कौस्तुभ मणि है तो उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट जाति के मणि को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक गुणों से संपन्न मणियों को एक ही विजातीय मणि नष्ट करने में समर्थ होता है। तो एक ही जो प्रॉपर ओरिजिनल है, अगर वो आपने पहना और दूसरे कोई भी पहने तो फिर इसका जो है ये मणि जो है उसका सामर्थ्य जो है वो नष्ट हो जाता है। तो शत्रुओं के बीच निवास करने तथा प्रमाद वृत्ति में आसक्त रहने पर भी विशुद्ध महागुण संपन्न पद्मराग मणि का स्वामी होने से किसी भी व्यक्ति को आपदाएं स्पर्श तक नहीं कर सकती। जो गुणों से परिपूर्ण तेजस्वी सुंदर वर्ण वाले पद्मराग मणि को धारण करता है, उसके समीप में उपस्थित होकर दोष संसर्ग जनित
उपद्रव कोई कष्ट देने में अपने को सक्षम नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार तांदुल परिमाण के अनुसार हीरे का मूल्य निर्धारित होता है, हमने वो पहले देखा, उसी प्रकार महागुण संपन्न पद्मराग मणि के मूल्य का निर्धारण उड़के उड़क उड़, उड़क के परिमाण का आकलन करके करना चाहिए। जो मणि या रत्न उत्तम वर्ण एवं श्रेष्ठ कांतियों से संपन्न रहते हैं, उन्हीं को प्रशस्त माना जाता है। यदि उनमें तनिक भी दोष के कारण भ्रष्टता आ जाती है तो उनका मूल्य घट जाता है। तो ये है रूबी। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है मरकत मणि का। मैंने जो पन्ना है वो, उसके लक्षण तथा उसकी परीक्षा के विधि, तो सबका लक्षण दिया गया है, फिर उसका सब प्रॉपर्टीज को कैसे उसका परीक्षण करे, उसका विधि दिया गया है। तो अभी हम देखते हैं पन्ना, मतलब एमरल्ड। तो सूत जी ने कहा, नागराज, वासुकी उस असुर पति बलासुर के पित्त को लेकर, पित्त जो है उसका बलासुर का, तो वो पित्त को लेकर अत्यंत वेग से मानो आकाश मार्ग को दो भाग में विभक्त करके वासुकी जो है वो लेकर जा रहा है। विभक्त करते हुए देवलोक को जा रहे थे। उस समय वे अपने ही सिर पर अवस्थित मणि के प्रभा से देदीप्यमान होने के कारण आकाश रूपी समुद्र पर बने हुए एक अद्वितीय रजत सेतु के समान सुशोभित हो रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर, वासुकी के ऊपर भी मणि है। तो वो मतलब वो उस तरह जैसे लेके जा रहे थे, तो वो बहुत ही मतलब दैदीप्यमान था। उसी समय अपने पंख निपात से पृथ्वी एवं आकाश को आंतकित करते हुए पक्षीराज गरुड़ ने सर्पदेव वासुकी पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। भयभीत वासुकी ने सहसा उस रत्न बीज रूप पित्त को मधुर सुस्वादु जल से परिपूर्ण सरिता एवं वृक्षों से सुशोभित तथा पुष्पों की नवकलिकाओं की सांद्र गंध से सुवासित तुरुक्ष देश की, मतलब अभी जो टर्की है वो, एक श्रेष्ठ मणिक्यों से परिपूर्ण पर्वत की उत्पत्ति काम में छोड़ दिया। वह पित्त उस पर्वत से निकलने वाले जल प्रपात के समान ही था। अतः उसकी जलधारा के साथ बहता हुआ वह पित्त भगवती महालक्ष्मी के समीप में स्थित उनके श्रेष्ठ भवन अर्थात समुद्र को प्राप्त करके उसकी तटवर्ती भूमि के समीप मकरत मणियों का खजाना बन गया। फणिराज वासुकी ने जिस समय उस पित्त का परित्याग किया था, उसी समय गरुड़ ने गिरते हुए उस पित्त का कुछ अंश ग्रहण कर लिया, जिससे वे मूर्छित हो गए, और सहसा उन्होंने अपने दोनों नासा छिद्रों से उस पित्त को बाहर निकाल दिया। उस स्थान पर प्राप्त होने वाली मरकत मणियां कोमल शुक पक्षी के कंठ, शीर्ष पुष्प, ये शुक पक्षी जो है वो पैरेट हम बोल सकते हैं। पहले के जमाने में बोलने वाले पैरेट्स होते थे, तो वो वाला पैरेट, मतलब वो वाला ग्रीन। तो शुक पक्षी के कंठ से, फिर शीर्ष पुष्प, फिर खद्योत के पुष्ट प्रदेश। खद्योत यानी जो हमको वो फायर फ्लाइज दिखते हैं ना, वो जुगनू जिसको बोलते हैं, तो वो है। फिर हरित तृण क्षेत्र, फिर शैवाल,
शैवाल जो है वो एक जो जीबू करके कैटल है, मतलब बैल जैसे, तो वो ब्रीड है। तो वैसे फिर कलाह पुष्प, मतलब वाइट कलर के जो कमल है वो, फिर नई निकली हुई घास, सर्प भक्षिणी मयूरी तथा हरित पत्र की कांति, अ, कांति से सुशोभित होकर लोगों को कल्याण देने वाली होती है। तो यहाँ से जो भी निकलते हैं वो पन्ना एमरल्ड। वहां पर नागभक्षी गरुड़ के द्वारा पान किया गया जो दैत्याधिपति बलासुर का पित्त गिरा था, वह स्थान मरकत मणियों का आकार अर्थात खजाना बन गया। वह देश सामान्य जनों के लिए दुर्लभ और गुणयुक्त हो गया। उस मरकत मणियों के देश में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह सब विश्व व्याधियों को शांत करने वाला कहा गया है। ये जो हमने पहले वो सारे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखे वो कलर्स हैं, सॉरी आई सेड मतलब एरिया, तो वो एरिया नहीं है, कलर्स है। वह सब विश्व व्याधियों को शांत करने वाला कहा गया है। सभी मंत्रों एवं औषधियों से जिन नाग के महाविष के उपचार में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, उस प्रभाव को वहां पर उत्पन्न वस्तुओं से शांत किया जा सकता है। वहां जो मरकत मनिया उत्पन्न होती है वे अन्यान्य देशों की मणियों से उत्तम कही गई हैं। जो मणि अत्यंत हरित वर्ण वाली, मतलब एकदम ग्रीन कोमल कांति वाली, जटिल, मध्य भाग में सुवर्ण चूर्ण से परिपूर्ण सी दिखाई देती है, जो अपने स्थान विशेष के गुणों से समन्वित समान कांति वाले उत्तम तथा सूर्य की किरणों के स्पर्श से अपनी प्रभा के द्वारा सभी स्थानों को अलौकित करती है। हरित भाव को छोड़कर जिसके मध्य भाग में एक समुज्ज्वल कांति विद्यमान रहती है, और जो अपनी नवोदित प्रभा राशि से नवीन निकलते हुए हरित तृण की क्रांति को तिरस्कृत, माने डिसग्रेस या कंटेम्प्ट, नीचे दिखाना टाइप, तिरस्कृत करती है, तथा जो देखने मात्र से ही लोगों के मन को अत्यधिक आह्लादित करने में समर्थ होती है, वो मरकतमणि बहुत गुणवती मानी जाती है। ऐसा रत्न विद्या विशारद विद्वज्जनों का विचार है। वर्ण की अत्यधिक व्यापकता के कारण जिस मणि के अंतर्भाग की निर्मल स्वच्छ किरणें परिधान के रूप में परिलक्षित होती है, परिलक्षित मीनिंग वेल डिपिक्टेड, प्रॉपर, वो जो सब तरफ से देखे तो वो प्रॉपर दिखती है, वेल डिपिक्टेड बोल सकते हैं उसको, जिसकी उज्जवल कांति घनीभूत स्निग्ध विशुद्ध कोमल मयूर कंठ की आभा के समान शोभा को प्राप्त करती है, तथा अपने वर्ण की उज्जवल कांति की सांद्रता से एकाकार होकर सुशोभित रहती है। ऐसी मरकत मणि भी उसी गुण संपन्न मणि की संज्ञा को प्राप्त करती है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। जो मरकत मणि चित्र वर्ण वाली कठोर मलिन रुक्ष कड़े पत्थरों के समान एवं खुरदुरी तथा शिलाजीत के समान दग्ध होती है, ऐसी मरकतमणि गुण रहित होती है। जो मरकतमणि सिंध प्रदेश में शुष्क हो तथा उससे अन्य रक्त का प्रादुर्भाव होता है, तो कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के लिए वह रत्न धारण करने अथवा खरीदने योग्य नहीं होता है, अथवा नहीं, भल्ला तक की, दैट इज शैल विशेष, मतलब पर्वत और पुत्री का वर्ण अथवा उन दोनों वर्णों का एक ही मणि में संयोग हो तो उसे भी मरकत मणि का विजायत लक्षण ही समझना चाहिए। सौम्य वस्त्र के द्वारा मार्जन करने पर पुत्रिका लक्षण वाली, मतलब उसको घिसना, सॉफ्ट कपड़े से अगर आप उसको घिसोगे, मार्जन करोगे,
तो वो पुत्रिका लक्षण वाली मरतक मणि अपने कांति का परित्याग कर दे, मतलब वो छूट जाए, उसकी जो कांति है ऊपरी वाला भाग। जिस प्रकार कांच में लघुता, मतलब कांच में छोटी होती है, उसी प्रकार उसकी लघुता के द्वारा ही उसमें अवस्थित विजातीय भावना को पहचाना जा सकता है। अनेक प्रकार के वि- विजातीय माने डिसिमिलर, हमने पहले भी देखा था। विजातीय भावना को पहचाना जा सकता है अनेक प्रकार के रूप या गुण अथवा वर्ण के द्वारा। मरकट मणि का अनुगमन करने वाला मनिया भल्ला भल्लात की शब्द ध्वनि से विपरीत वर्ण को प्राप्त हो जाता है। जो हीरे मोती विजायत होते हैं, मतलब विविध होते हैं, यदि वे किसी रत्नौषधि विशेष के लेप्य पदार्थ से रहित हैं, तो उनके वर्णों की प्रभा ऊर्ध्वगामिनी होती है, मतलब अपवर्ड अपवर्ड मूविंग। रुजुता के कारण किन्हीं मनियों में ऊर्ध्वगामिनी प्रभा दिख सकती है, किंतु तिर्यक दृष्टि से, मतलब ऑब्लिक वे से अगर आप देखें, दृष्टि से उनका अवलोकन करने से उनकी वह प्रभा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। स्नान, आचमन, जप तथा रक्षा मंत्र की क्रिया विधि में गौ सुवर्ण का दान देते हुए और अन्य प्रकार की साधना करते समय, देव, पितृ, अतिथि तथा गुरु की पूजा के समय विष से उत्पन्न विविध दोषों से पीड़ित होने पर संग्राम में विचरण करते हुए दोषों से हीन और गुणों से युक्त सोने के सूत्र में पिरोए उस मरकत को विद्वानों के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। तो पन्ना को जो है वो सोने के सूत्र में पिरोया जाना चाहिए। सामान्यतः पद्मराग मणि का तौल के अनुसार जो मूल्य होता है, उस मूल्य की अपेक्षा सर्वगुण संपन्न मरकत मणि का मूल्य अधिक होता है। जिस प्रकार दोष रहने पर पद्मराग मणियों का मूल्य न्यून हो जाता है, उसी प्रकार दोष संपन्न होने पर मरकत मणियों के मूल्य में अत्यधिक न्यूनता आ जाती है। तो ये है मरकत मणि, मतलब पन्ना। अभी जो है इंद्रनील, इंद्रनील नाम से ही हम समझ सकते हैं कि जो नीले रंग का है वो, ओके, तो उसको बोलेंगे हम सफायर ऑल्सो। आपके स्क्रीन पे सफायर आ गया क्या? या आई हैव टू शेयर इट? नीलम आला? नीलम म्हणतात नीलम. नहीं, आला का तो स्क्रीनवर? हो ओके, सो सफायर, तो ब्लू सफायर इसको बोलेंगे हम। तो सूत जी ने पुनः कहा, जिस स्थान पर सिंहल देश की, सिंहल देश मतलब जो श्रीलंका है वो देश की रमणीय अपने कर पल्लव के आग्र भाग से नवीन लवली कुसुम तथा प्रवाल का चयन कर रही थी, वहां पर उस बलासुर के विकसित कमल सदृश शोभा संपन्न दोनों नेत्र आकर गिर पड़े। तो यहाँ पर दोनों नेत्र है, उनसे ये इंद्रनील बना है। समुद्र की वह कच्छार भूमि रत्न के समान चमकने वाले नेत्रों की प्रभा तरंगों से सुशोभित होकर एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। वहीं पर विकसित केतकी नामक पुष्पों के वनों की शोभा को फैलाने में प्रतिक्षणी लगी रहने वाली इंद्रनील मणियों की एक भूमि है। उस वनस्थली पर अवस्थित पर्वत की जो कर्णिका भूमि है, उसमें प्रादुर्भूत होने वाली वे मरकतमणियां नील कमल सदृश कृष्ण एवं हलधर बलराम के द्वारा धारण किए जाने वाली पीत और नील वर्ण की आभा से संपन्न है। काले भ्रमर के समान है। शांग धनुष से सुशोभित स्कंद प्रदेश वाली
प्रदेश वाले भगवान विष्णु की कांति से युक्त है। स्कंद प्रदेश हम सब जानते हैं, वो ऊपरी वाला भाग जो है, मतलब अभी का जो वाराणसी या काशी का एरिया है, वहां से लेके पूरा वो ऊपर का केदारनाथ वगैरह जो है, एंड कहीं कहीं साउथ के पार्ट्स है। तो वो सारा जो है वो स्कंद भाग बोला गया है। तो स्कंद भाग प्रदेश वाले भगवान विष्णु की कांति से युक्त है, तथा भगवान शिव के कंठ के समान नीलवर्ण और नवीन कषाय पुष्प होते हैं, आयुर्वेद में जिनका यूज होता है। तो उनके समान आभा वाली है वो। जनरली येलो फूल होते हैं और बहुत एस्ट्रिंजेंट उसका प्रॉपर्टी होती है। तो उन मणियों में कोई स्वच्छ तरंगायित जल के समान, कोई मयूर के समान, कोई नीली रस के समान, कोई जल बुद्ध के समान, और कोई मणि मदमस्त कोकिल पक्षी कंठ की प्रभा से अभासित रहती है। उन सभी मणियों में एक प्रकार की ही निर्मलता तथा प्रभा शक्ति की भास्वरता विद्यमान रहती है। उस पर्वत के रक्तगर्भ से प्राप्त होने वाली मणियों में इंद्रनील मणि नामक रत्न अत्यधिक गुणशाली होते हैं। जिन मणियों में मिट्टी, पत्थर, छिद्र और करकटाहट की ध्वनि तथा नील गगन पर आच्छादित सघन मेघच्छाया की आभा रहती है, वे वर्ण दोष से दूषित मानी जाती है। किंतु वहां पर वे ही इंद्रनील मणियां अत्याधिक उत्पन्न होती हैं, जिनकी प्रशंसा रत्न शास्त्र के सुविज्ञ जनों के द्वारा की जाती है। धारण करने योग्य पद्मराग मणि में जो गुण दिखाई देते हैं, मनुष्य इंद्रनील मणि को धारण करके उसमें उन सभी गुणों को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार पद्मराग मणियों की 3 जातियां हैं, उसी प्रकार सामान्य रूप से इंद्रनील मणियों में सभी 3 जातियां देखी जा सकती हैं। जिन उपायों के द्वारा पद्मराग मणि का परीक्षण किया जाता है, उन्हीं उपायों से इंद्रनील मणि का भी परीक्षण होता है। पद्मराग मणि को उपयोग योग्य बनाने के लिए जितनी अग्नि के साथ उसका सन्निधान अपेक्षित है, उसकी अपेक्षा अधिक अग्नि का सन्निधान इंद्रनील मणि के साथ होना चाहिए। तब भी परीक्षण अथवा गुणों की अभिवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार की मणि को अग्नि में डालकर संतप्त नहीं करना चाहिए। अज्ञातवश यदि आपने ऐसा किया, तो अग्नि की सम्यक मात्रा के परिज्ञात से रहित प्रदाह में जलाने के कारण उत्पन्न दोषों से प्रदूषित वह मणि ऐसा कृत्य करने वाले कर्ता कायरिता, मतलब करने वाला, जो करता है वो भी और करने वाला वो भी, दोनों के लिए अनिष्टकारी होती है। कांच, उत्पल, करवीर, स्फटिक एवं वैदुर्य। उत्पल माने जो ब्लू लोटस है वो, एंड वैदुर्य अभी उसका आएगा, पूरा चैप्टर है वैदुर्य का। जो हम लेसुनिया कहते हैं, कैट्स आई, जो है वो। बाप रे, किधर गया? जिन 1 मिनट। हाँ। कांच, उत्पल, करवीर, स्फटिक एवं वैदुर्य आदि मणियां इंद्रनील मणि के सदृश होने पर भी रत्न विशेषज्ञों के अनुसार विजातीय ही मानी जाती है, मतलब हेट्रोजीनियस। अतएव इन उक्ति सभी मणियों के गुरुत्व एक काठिन्य धर्म की अवश्य परीक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार कोई इंद्रनील मणि ताम्रवर्ण को धारण कर लेती है, उसी प्रकार ताम्रवर्ण वाले करवीर तथा उत्पल नामक दोनों मणियों की भी रक्षा करनी चाहिए। जिस इंद्रनील मणि के मध्य इंद्रायुध की
अवभासित होती है। अवभासित यानी आउटर लेयर जो है, वो उसको आयुर्वेदा में त्वक शरीर कहते हैं। उस इंद्रनील मणि को पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यधिक मूल्य वाली कहा गया है। 100 गुना अधिक परिमाण वाले दूध में रखने पर भी जिसकी सांद्र वर्ण की कांति से वह दूध स्वयं नील वर्ण का हो जाता है, उसी को महानीलम मणि कहते हैं। बाप रे, मतलब वो दूध का भी कलर नीला हो जाता है। जिस प्रकार माशादी से की गई तौल के द्वारा महागुणशाली पद्मराग मणि का मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसी प्रकार सुवर्ण परिमाण, दैट इज 80 रत्ती की तौल से महागुणशाली इंद्रनील मणि का मूल्य निर्धारित होता है। अभी जो है वो वैदुर्य मणि के परीक्षा विधि। ओके, मतलब जो मैंने बोला लहसुन, या जिसको बोलते हैं, या कैट्स है जो बीच में उसका एक लाइन रहता है जनरली, मतलब ऐसे देखा गया है। एक मिनट में, आई होप ये स्क्रीन पे दिख रहा है सब। ओके। हो दिसतो. बाप रे, ये करने के बाद मेरा पेज, हाँ। सूत जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं ब्रह्मा के द्वारा बताई हुई तथा व्यास जी द्वारा कही हुई वैदुर्य पुष्पराग करकेतन तथा भीष्म कमनियों की परीक्षा विधि को पृथक पृथक कहता हूँ। मतलब ये बाकी के चैप्टर्स में है। ओके ओके, करकेतन और भीष्मक मणि। कल्पांत काल में क्षुब्ध आघात समुद्र की जलाशीर में गंभीर महानादक के समान दिति पुत्र बालासुर के नाद से, उसके नाद से विभिन्न वर्णों वाली अत्यंत सौंदर्य संपन्न वैदुर्मणियों का बीज उत्पन्न हुआ था। उत्तुंग शिखरों वाले विदुर नामक पर्वत के सन्निक स्थित कामभूतिक सीमा से मिले हुए क्षेत्र, उस वैदुर्य बीज का अवधान होने से एक रत्न गर्भ की उत्पत्ति हुई। बलासुर के नाद से उत्पन्न यह रत्नाकर महागुण संपन्न तथा तीनों लोकों का श्रेष्ठतम आभूषण स्वरूप है। रत्नाकर में दैत्यराज के महानादक का अनुकरण करने वाले वर्षाकालीन श्रेष्ठ मेघों की आभा वाली बड़ी ही सुंदर विचित्र प्रकार की मणियां उत्पन्न होती है, जिनसे प्रभा के स्फुलिंगों का समूह निकलता है। मतलब स्पार्क जो निकलता है वो, जैसा फायर फ्लाई हमने देखा, जुगनू कैसा होता है, वैसा एक एक स्पार्क निकलता है वहां से। स्मॉल फायर पार्टिकल जैसा बोल सकते हैं, वैसा स्फुलिंगों का समूह निकलता है, मतलब ग्रुप। पृथ्वी पर पद्मराग मणियों के जो वर्ण हैं, उन सभी वर्णों की शोभा का अनुगमन वैदुर्य मणि करती है। उन मणियों में से जो मणि मयूर कंठ के सदृश अथवा वंशपत्र के समान, मयूर कंठ माने जो मोर है उसके कंठ के सदृश, अथवा वंशपत्र जो है, मतलब बैम्बू जो है उसका जो पत्र लीव है उसके समान वर्ण वाली होती है, उसको श्रेष्ठ माना गया है। जिन मणियों का वर्ण चषक नामक पक्षी के सदृश होता है, उन वैदुर्य मणियों को मणि शास्त्रवेत्ताओं ने प्रशस्त नहीं कहा है। गुणयुक्त वैदुर्मणि अपने स्वामी को परम सौभाग्य से संपन्न बनाती है, और दोषयुक्त मणि अपने स्वामी को दोष से संयुक्त कर देती है। अतएव प्रयत्न पूर्वक परीक्षा करनी चाहिए। वैदुर्य मणि के अतिरिक्त गिरिकांच
शिशुपाल, कांच तथा स्फटिक, ये चार विजातीय मणियां हैं, अलग अलग, जो वैदुर्य के समान है, समान ही आभा फैलाती हैं। मतलब वैदुर्य के समान, कैटसाई के जैसे ये बाकी के हैं। किंतु लेखन की सामर्थ्य से रहित होने के कारण, कांच गुरुतत्व भाव से हीन होने के कारण, शिशुपाल कांति युक्त होने से, गिरिकांच एवं अपने समुज्ज्वल वर्ण के कारण स्फटिक मणि से इस मणि में भेद होते हैं। महागुण संपन्न इंद्रनील मणि का सुवर्ण, दैट इज 80 रत्ती मात्रा, परिणाम के अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है वही मूल्य दो पल भार युक्त वैदुर्य मणि का कहा गया है। एक विजयातीय मणि में वे सभी वर्ण समान होते हैं जो वर्ण मणियों में पाए जाते हैं, फिर भी उनमें महान भेद माना गया है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे विशेष भेद का तत्व पर विचार करें। स्नेह, लघुता और मृदुता के द्वारा सजातीय और विजातीय मणियों को चिन्हों का भेद सार्वजनीन जनीन है। मणिशोधन में कुशल या अकुशल जनों के द्वारा प्रयुक्त उचित एवं अनुचित उपायों के कारण भी विभिन्न प्रकार की मणियों में उत्तम उत्पन्न हुए गुण दोष के अनुसार उनके मूल्य में न्यूनाधिक्य हो जाता है। मणिबंधक अर्थात मणिवेत्ता के द्वारा भली प्रकार से शोधित मणियां यदि दोष रहित होती है तो उनका सामान्य मूल्य की अपेक्षा 6 गुना अधिक मूल्य होता है। समुद्र के तीर का सन्निध में स्थिति आकार से प्राप्त हुई मणियों का जो मूल्य होता है, पृथ्वी पर सर्वत्र मणियों का वही मूल्य नहीं रहता। मनु ने 16 माशे का एक स्वर्ण भार बताया है। उसका 7वां हिस्सा संज्ञा रूप प्राप्त करता है। 4 माशे का एक शाण, 5 कृष्णल का एक माशा और एक पल का दशम भाग धरण कहलाता है। इस प्रकार रत्नों के मूल्य निश्चय के लिए यह मणि विधि कही गई है। अभी पुष्प राग मणि की परीक्षा एवं विधि। ये जो पुष्प राग है वो है येलो सफायर। ओके, तो येलो सफायर, आताचं पुष्कराज. हाँ हाँ, अतप्त पुष्प। आता पुष्कराज म्हणून. या, किधर गया पुष्कराज? अच्छा, मग मी त्याचा फोटो नाही घेतलेला वाटतं. पुष्कराज इज वेरी कॉमन, सो मैंने उसका फोटो नहीं लिया है। सो पुष्प रागमणि की परीक्षा विधि। सूत जी ने पुनः कहा, देवशत्रु बलासुर के शरीर की त्वचा हिमालय पर्वत पर गिरी थी। सो अभी जो बलासुर की जो स्किन है, त्वचा है, वो हिमालय पर्वत पर गिरी थी, जिनसे महागुण संपन्न पुष्पराग मणियों का प्रादुर्भाव हुआ, जो पाषाण पूर्ण एवं पांडुर्य वर्ण की सुंदर आभा से समन्वित रहता है। उसका नाम पद्मराग है। यदि वह लोहित और पीतवर्ण की आभा से युक्त है तो उसको कोकट कोकंटक नाम से जानना चाहिए। मतलब थोड़ा येलोइश जो होता है पीतवर्ण माने। जो पाषाण पूर्ण लोहित एवं सामान्य पीतवर्ण से संयुक्त होता है उसे कषायक मणि कहते हैं। जिस पत्थर का वर्ण पूर्ण रूप से नीला और शुल्क वर्ण संबंधित तथा स्निग्ध होता है वह सोमालक गुण युक्त मणि है। जो पत्थर अत्यंत लोहित वर्ण का होता है उसी को पद्मराग कहा जाता है। लोहित माने रक्त के कलर जैसा, ब्लड जैसा, ब्लड रेड।
पूर्ण नील वर्ण की सुंदरता आभा से संपन्न रहता है, उसे इंद्रनील मणि कहते हैं। मणि शास्त्रवेत्ताओं ने वैदुर्य मणि के समान ही राग मणि का मूल्य स्वीकार किया है। इसको धारण करने से वही फल प्राप्त होता है जो वैदुर्य मणि के धारण से होता है। नारियों के द्वारा धारण किए जाने पर यह मणि उन्हें पुत्र प्रदान करता है। तो आई थिंक ये पुष्पराग मणि और वैदुर्य मणि दोनों की सिमिलर ही है, ऐसे यहाँ पे कहा गया है, मतलब उनके फल। और हालांकि पुष्पराग जो है वो हम काफी कॉमनली यूज करते हैं। अभी कर्क जो है कर्कतन मणि की परीक्षा और उसका विधि। कर्कतन माने गोमेद। गोमेद में, हाँ यही है गोमेद। सूत जी ने कहा, पवन देव ने रत्न बीज नाही रूप दिसत में आहे स्क्रीनवर. आ? स्क्रीनवर नाही दिसत आहे. नहीं दिसत स्क्रीन। नाही. सूत जी ने कहा, पवन देव ने रत्न बीज रूप उस दैत्यराज बलासुर के नखों को प्रसन्नता पूर्वक लेकर कमल वन प्रांत में बिखेर दिया। वायु द्वारा विकीर्ण उन नखों से पृथ्वी पर करके तन नामक पूज्यतम मणि का जन्म हुआ। उसका वर्ण रक्त चंद्र एवं मधु सदृश ताम्र पीत अग्निव्रत प्रज्वलित समुज्वल नील तथा श्वेत होता है। रत्न व्याधि आदि दोषों के कारण वह कठोर एवं विभिन्न वर्णों में भी प्राप्त होता है। जो कर्कतन मणिया स्निग्ध स्वच्छ समराग अनुरंजित पीत गुरुत्व धर्म से संयुक्त एवं विचित्र आभास से व्याप्त तथा संताप वर्ण और व्याधि आदि दोषों से रहित होती हैं, उन्हें विशुद्ध या परम पवित्र माना जाता है। स्वर्ण पत्र में संपुटित कर जब उन मणियों को अग्नि में शोधित किया जाता है तो वे अत्यधिक दैदीप्यमान हो उठती है। ऐसी विशुद्ध करके तन मणि रोग का नाश करने वाली, कली के दोषों को नष्ट करने वाली, कुल की वृद्धि करने वाली तथा सुख प्रदान करने वाली होती है। जो मनुष्य अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए इस प्रकार के बहुत से गुणों वाली करकेतन नामक मणि को धारण करते हैं, वो पूजित प्रचुर धन से परिपूर्ण तथा अनेक बंधु बांधवों से संपन्न होते हैं और नित्य उज्जवल कीर्ति से संपन्न तथा प्रसन्न रहते हैं। अन्य दूषित करके तन मणि को धारण करने वाले विकृत व्याकुल नीली कांति वाले मलिन धृति वाले स्नेह रहित कलुषित तथा विरूपणवान हो जाते हैं। वे तेज दीप्ति कुल पुष्टि आदि से विहीन होकर दूषित करके तन के सदृश शरीर को धारण करते हैं। सो हर एक जो जेम है, मतलब वो प्रॉपर देख के ओरिजिनल वाला लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो है वो भीष्मक मणि, उसका परीक्षा विधि। जो भीष्मक मणि है, ये जो है भीष्मक मणि, आई होप ये दिख रहा है। सूत हो. जी ने पुनः कहा,
उस देव शत्रु बलासुर का वीर्य हिमालय पर्वत के उत्तरी प्रांत में गिरा था। अतः वह देश उत्तम भीष्मक मणियों का रत्नाकर बन गया। वहां से प्राप्त होने वाली भीष्मक मणियां शंख एवं पद्म के समान समुज्वल मध्याह्नकालीन सूर्य की प्रभा के समान शोभा वाली तथा वज्र के समान तरुण होती है। जो मनुष्य अपने कंठादिक अंगों में स्वर्ण सूत्र में गुंथी हुई विशुद्ध भीष्मक मणि को धारण करता है, वह सदा सुख समृद्धि प्रदान करने वाली संपदाओं को प्राप्त करता है। वनों में भी ऐसी मणि से सुशोभित मनुष्य को देखकर समीप आए हुए विप्ति, भेड़िया, शरभ, हाथी, सिंह और व्याघ्रादि सिंहक वन्य प्राणी तात्काल भाग जाते हैं। उस मणि को धारण करने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। लोग भीष्मक मणि के स्वामी का उपहास नहीं कर पाते हैं। भीष्मक मणि से संयुक्त अंगूठी को धारण करके जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करता है, उसके पितरों को बहुत वर्षों तक के लिए संतृप्ति प्राप्त होती है। इस रत्न के प्रभाव से सर्प, आंखों दैट इज चूहा, बिच्छू आदि अंडज जीवों के विष स्वयं शांत हो जाते हैं। जल, अग्नि, शत्रु और चोरों के भयंकर भय भी नष्ट हो जाते हैं। शैवाल एवं मेघ की आभा से युक्त कठोर पित्त प्रभाव वाली मलिन धृति और विकृत वर्ण वाली भीष्मक मणि का विद्वान व्यक्तियों को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। पंडितों को देश काल के परित्याग परिज्ञान के अनुसार इन मणियों के मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि दूर देश में उत्पन्न हुई मणियों का मूल्य अधिक तथा निकट देश में उत्पन्न हुई मनियों का मूल्य उसकी अपेक्षा कुछ कम होता है। अभी आता है पूलक मणि। पूलक मणि के लक्षण तथा उसकी परीक्षा और विधि। ये हो गया। ये है गार्नेट, जो एकदम रेड कलर का जो होता है, रक्त मणि जिसको हम बोल सकते हैं। आई थिंक गार्नेट का फोटो, सबको गार्नेट पता है, तो आई डोंट थिंक सो। लेट मी चेक। ये तो गोमेद हुआ। आई थिंक ये नहीं, गार्नेट का फोटो शायद मैंने नहीं लिया है। सो गार्नेट जो है वो जनरली आयुर्वेदा में उसका भस्म जो है, मतलब पाउडर फॉर्म में बहुत यूज होता है। इसको रक्त मणि भी बोलते हैं और ताम्रा भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही सेक्रेड स्टोन है। एंड ये जनरली स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअलिटी में ऑरा क्लेंजिंग के लिए एंड नेगेटिविटी मैनेज करने के लिए ये गार्नेट का यूज होता है। एंड जनरली गार्नेट जो है वो हमारे जो ग्रह हैं, मतलब सन है, मार्स है, मतलब मंगल है, राहु है, शनि है, उससे एसोसिएट किया जाता है। तो ये मतलब उसका ये जेमस्टोन का पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबिलिटी है, जिसको भस्म बोलते हैं। और उसका मणि भी रहता है, जो बीड्स होते हैं उसके वो। तो सूत जी ने कहा, वायुदेव ने दानवराज बलासुर के नख से लेकर भुजा पर्यंत गतिमान रक्तमयी प्रकाश की विधिवत पूजा करके उसको श्रेष्ठ पर्वतों, नदियों तथा उत्तर देशों के अन्य प्रसिद्ध स्थानों में स्थापित किया था।
अतएव दाशार्ण वागदर मेकल कलिंग आदि देशों में उस प्रकाश रूपी बीज से उत्पन्न पुलक मनिया, गुज्जा फल, अंजन, क्षौद्र दैट इज मधु और कमल नाल के समान तथा गंधर्व एवं अग्नि देश में उत्पन्न हुई मणिया केले के समान कांति वाली होती है। इन सभी पूलक मणियों को प्रशस्त माना गया है। कुछ पूलक मणियों की अ, भंगिमा शंख, पद्म, भ्रमर तथा सूर्य के समान विचित्र होती है। ऐसी परम पवित्र मणियों को सूत्रों में गूंथ कर धारण करने से सब प्रकार का कल्याण होता है, क्योंकि वे पूलक मणिया मांगलिक एवं धन धान्य आदि ऐश्वर्य की अभिवृद्धि करने वाली होती है। कौवा, घोड़ा, गधा, सियार, भेड़िया तथा भयंकर रूप धारण करने वाले और मांस रुधिरा रुधिरादि से संलिप्त मुख वाले क्रुद्धों के समान वर्ण वाली जो पुलक मणिया होती है, वे मृत्युदायक होती है। विद्वान व्यक्ति को उनका परित्याग कर देना चाहिए। श्रेष्ठ एक पल प्रमाण वाली पुलक मणि का मूल्य 500 मुद्रा कहा गया है। अब जो है रुद्राक्ष रत्न परीक्षा। सूत जी ने कहा, अग्निदेव ने दानव राज के अभिरुष्ट रूप को ग्रहण कर कुछ अंश नर्मदा नदी के प्रांत भाग में तथा कुछ अंश उस देश के निम्न भागों में फेंक दिया था। अतः उन स्थानों पर इंद्र गोप दैट इज वीर बहुटी की तथा शुक्र पक्षी के मुख की भांति वर्ण वाली एक प्रगट पीलू फल के समान वर्ण वाली रुद्राक्ष मणिया, पीलू फल जो होता है एकदम छोटा वाला होता है, स्पेशली डेजर्ट्स में वो मिलता है, पंजेंट थोड़ा सा उसका टेस्ट होता है, तो वो प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर नाना प्रकार की मणियां प्राप्त होती है। इनका आकार एक समान होता है। जो मणि मध्य भाग में चंद्र के सदृश पांडुर तथा अत्यंत विशुद्ध वर्ण वाली होती है, तुलना में वह इंद्रनील मणि के समान होती है। इसे ऐश्वर्य, धन धान्य एवं वृत्त्यादि की अभिवृद्धि करने वाली माना गया है। इस मणि का पाक क्रिया से शोधन होने पर देव वज्र के समान वर्ण होता है। फिर आता है स्फटिक। स्फटिक माने अपना क्रिस्टल जो है, क्वार्ट्ज। तो क्लियर क्रिस्टल जो है जिसको क्वार्ट्ज हम बोल सकते हैं, वो है स्फटिक। सो सूत जी ने कहा, हलधारी बलराम ने उस दैत्यराज के मेधा भाग को लेकर कावेरी मेधा भाग माने जो स्टमक एरिया है, तो उसको लेकर कावेरी, विंध्य, यवन, चीन तथा नेपाल देश के भूभागों में प्रयत्न पूर्वक बिखेरा था। अतः उन स्थानों पर आकाश के समान निर्मल तैल स्फटिक नामक मणि उत्पन्न हुए। यह मणि मृणाल एवं शंख के सदृश धवल होती है, किंतु कुछ मणियां उक्त वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्णों को भी धारण करती है। रत्नों में उस मणि के समान अन्य कोई नहीं है जो पाप विनाश करने में उसी के बराबर क्षमता रखती है। शिल्पकार के द्वारा संस्कारित होने पर ही स्फटिक के मूल्य का कुछ आकलन किया जा सकता है, क्योंकि जब तक वो एकदम रॉ होता है तो मतलब वो ऐसा क्या बोल सकते हैं, एकदम पॉलिश्ड नहीं दिखता है। स्फटिक जो है, हम क्लियर क्वार्ट्ज जो देखते हैं, जब हम क्रिस्टल देखते हैं तो वो एकदम पॉलिश्ड फॉर्म में बहुत बढ़िया दिखता है। पर अगर आपने ऐसा क्रूड फॉर्म देखा स्फटिक का, अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मेरे पास मतलब पॉलिश्ड वाला भी है एंड जो एकदम क्रूड फॉर्म में है, जो अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, तो वो मतलब उसका मूल्य
ज्यादा नहीं है, पर जब हम उसको अच्छे से पॉलिश वगैरह करते हैं तो पूरा वो, जो हम हीलिंग में भी जो लेजर क्रिस्टल यूज करते हैं, वो देखो कैसा पॉलिश रहता है। एंड जनरली ऐसा कहा गया है कि ये जो क्रिस्टल है वो ऊपर की तरफ, मतलब देवलोक या ऊपर की तरफ जो है यूनिवर्स में, वो स्फटिक जो है उसमें से लाइट निकलती है, पर पृथ्वी पे आके वो डेंस हो जाता है, इसीलिए वो इतना पॉलिश्ड या उससे लाइट मतलब निकलती है ऐसे दिखता नहीं है, पर प्रॉपर्टीज वही होने की वजह से इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर हीलिंग, क्योंकि मतलब उसमें वो वो लाइट या प्रॉपर्टीज वो है। ओके, जो यहाँ पे डेंस होने के कारण हमको दिखती नहीं है, पर बिकॉज वो प्रॉपर्टीज है इसीलिए उसको यूटिलाइज किया जाता है। ओके, अभी जो है वो है विद्रुम मणि की परीक्षा। विद्रुम माने रेड कोरल, जो जिसको मूंगा कहते हैं। ओके, तो ये रेड कोरल जो है मूंगा, तो ये ऑर्गेनिक जो है वो यू नो ये ऐसा कहा गया है कि मार्स से वो आया है, शायद रेड होने की वजह से बोल रहे होंगे, पता नहीं, पर ये ओशन से डिराइव किया हुआ है, पर इसका एसोसिएशन जो है वो प्लैनेट मार्स से कनेक्ट किया गया है। तो ये देखती हूँ मूंगा। कोवळ ना? हाँ, कोवळ। मराठी मला नाही माहिती। अच्छा. हा, पोळच असेल। कोवळ कोरल कोवळ. meaning, हा, कोवळ तेच. मला नाही वाटत त्याचा फोटो मी हा हे जेमस्टोन। कोरल म्हणजे हा, आय थिंक कोरल, तेच आहे, मंगळाचं तेच आहे. तेच ना मंगळाचा हा। सो कोरल, मला कोरल बर्ड। तो सूत जी ने पुनः कहा, हे शौनक, शेषनाग ने उस बलासुर के अंतर्भाग को, अंतर्भाग यानी इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स के भाग को ग्रहण कर केरल आदि देशों में छोड़ा था। अतएव उन स्थानों पर महागुण संपन्न विद्रुम मणियों का जन्म हुआ। उन विद्रुम मणियों में जो खरगोश के रक्त के समान लोहित होती हैं, अथवा गुज्जा फल या जपा पुष्प की आभा को धारण करती है, उन्हें श्रेष्ठ माना गया है। नील देश, देवक तथा रोमक नाम के स्थान इन मणियों की जन्मभूमि है। उनमें उत्पन्न हुई विद्रुम मणि अत्यंत लाल वर्ण की होती है। अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाली मणियां प्रशस्त नहीं मानी गई हैं। शिल्प कला के विशेष योग कौशल्य पर ही इनके मूल्य का निर्धारण होता है। जो विद्रुम मणि सुंदर, कोमल, स्निग्ध तथा लाल लाल वर्ण की होती है, वह निश्चित ही इस संसार में मनुष्य को धन धान्य संपन्न बनाने वाली तथा उसके विषादिक दुखों को दूर करने वाली होती है। ओके, सो ये हो गया हमारा मूंगा। तो हम यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे जेमस्टोन्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो बड़ा ही मतलब क्या बोल सकते हैं कि जेमस्टोन्स क्या होते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, वहाँ उनका उगम कहाँ से हुआ है। सो बलासुर का क्या हो गया, तो मतलब ये सब पूरा जो डिटेल है, कौन से प्रदेश में वो गिरा है, कौन सा पार्ट, उससे कौन से जेमस्टोन्स बने हैं, तो ये सारा इतिहास और ज्योग्राफी जो है हमको पता भी नहीं था। तो एंड जो नॉर्मल इसका यूटिलाइजेशन, मतलब क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज है, कैसे देखना है, कैसे यूज करना है, तो ये सारा इसमें दिया गया है। तो ये पूरा जो एक ग्रुप जो है जेमस्टोन्स का, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड आगे जो है फिर जो हमारे तीर्थ हैं, जो गंगा है या बाकी के तीर्थों हैं, तो उनकी महिमा क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो जो संगम होते हैं, तो मतलब ये ये दुर्लभ, मतलब दुर्लभ नहीं कह सकते, आजकल हम सब जाते हैं, पर इनका जो इम्पोर्टेंस क्या है वो सारा नेक्स्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे
विराम लेते हैं। ओके, सो